चलो, जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम चालीसा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे आज होगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। चेयर दे दो उधर, चेयर वहाँ दे दो उधर, कि हटना पड़ेगा, दे दो चेयर। आज होगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, और पर डे जो भी पीछे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम बार बार रिवीजन करवाएंगे, बीच बीच में रिवीजन करवाएंगे वीडियो के बीच में। आज ऐसे आज रूटीन में है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। चलते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं हम हिस्ट्री का, विजयनगर साम्राज्य का। बताइए, हरियर और बुक्का जो है ना, सुन लीजिए, हरियर और बुक्का काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव का क्या था, सामंत था। ठीक ना, हरियर और बुक्का जो है औरंगजेब के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव का था, सामंत था। ठीक, ये पढ़ लेते हैं। और बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया था, बुक्का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन था हरिहर सेकेंड। हरिहर सेकेंड जो है ना महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक, वेद मार्ग हो गया बुक्का फर्स्ट, और हरिहर सेकेंड हो गया महाराजा धीराज की उपाधि, और हो गया। उसके बाद आते हैं देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के विषय में आपको मात्र एक क्वेश्चन याद रखना है। ये इसके शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कांटी आया था। ठीक ना, और इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था, और हरिहंद नदी पे भी बांध बनवाया था, जल की समस्या को दूर करने के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक ना, उसके बाद आते हैं देवराय सेकेंड, जिसे कहते हैं इमाड़ी देवराय। देवराय सेकेंड को कहते हैं इमाड़ी देवराय। इसी को कहते हैं गज बटेक्कर, क्योंकि हाथियों का हराने वाला कहा जाता है। गज बेटकर की उपाधि धारण किया था। कौन? देवराय सेकेंड। इसी के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था, फारस यात्री अब्दुल रज्जाक इसी के शासनकाल में आया था। और इसका महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पे क्या लिखा था, भाष्य लिखा था। ठीक ना, और एक है इसी के दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था श्रीनाथ। देवराय द्वितीय के दरबार में आया था श्रीनाथ। ठीक ना, इतना का बात है। और प्रोर देवराय किसे कहता है? प्रोर देवराय किसे कहा जाता है? मृक्का, हाँ, मृक्का अर्जुन को प्रोर देवराय मृक्का अर्जुन को कहते हैं। प्रोर देवराय किसे कहते हैं? मृक्का अर्जुन को। चलिए, ये हो गया आपका संगम वंश, ये हो गया संगम। संगम के बाद आता है सुलुभ, तब आता है तुलुभ, उसके बाद आता है अराविडु। तो संगम के बाद सुलु वंश का संस्थापक सुरु नरसिंह, सुरु वंश का संस्थापक सुरु नरसिंह। बस इसमें इतने ही पढ़ना है। उसके बाद आता है तुलुभ वंश, तुलुभ वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, तुलुभ वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, और वीर नरसिंह तुलुभ वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। और इसका छोटा भाई, वीर नरसिंह का छोटा भाई कौन था? कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक, कृष्णदेवराय। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा। इसे कहते हैं आंध्र भोज। कृष्णदेवराय जो कहते हैं आंध्र भोज। इसी के दरबार में तमिल साहित्य के 8 महान कवि रहते थे, तो कहते हैं अष्ट दिग्गज। क्या कहते हैं? अष्ट दिग्गज। चलिए, और इसके शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, डोमिनियस पायस और बारबोसा। डोमिनियस पायस और बारबोसा, 2 गो पुर्तगाली यात्री आए थे, और इन्होंने नागरपुर नगर बसाया था। नागरपुर नगर जो बसाया था कृष्णदेवराय, और हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय। और विजयनगर समाज में टैक्स कितना हुआ करता था? 1/6। और वर और वधु से भी टैक्स लिया करता था ये लोग। ठीक ना, चलिए, ये सब सारा क्वेश्चन था। और कृष्णदेवराय की 2 गो रचना है, अमुक्त माल्याद, जमवती कल्याणम। कृष्णदेवराय की 2 रचना है, अमुक्त माल्याद और जमवती कल्याणम। कृष्णदेवराय की 2 रचना है, अमुक्त माल्याद और जमवती कल्याणम। ठीक ना, और विजयनगर समाज की लिपि क्या है, याद है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, विजय समाज की लिपि क्या है। ठीक ना, आप लोग। चलिए, और विजयनगर तुलु वंश का अंतिम शासक कौन है? सदाशिव। कौन है? सदाशिव। अब हम चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा 1 मिनट में तालीकोटा का युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। इसी का दूसरा नाम क्या है?
वाक्षी कांगड़ी का युद्ध, भन्नी हट्टी का युद्ध इसी का है। कब हुआ था? 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। एक तरफ था विजयनगर, एक तरफ था ब्राह्मणी समाज और दूसरी तरफ था विजयनगर। ब्राह्मणी समाज की तरफ से 4 राज्यों का संग लड़ रहा था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। और दूसरे तरफ था विजयनगर, और इस चारों समूह का नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह। चारों तरफ का नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह। अब विजयनगर की तरफ का नेतृत्व कर रहा था आपका कौन? राम राय। कौन कर रहा था? राम राय। कौन कर रहा था? राम राय। लेकिन इस युद्ध में जो है ना, चारों ग्रुप का आदिल शाह का विजय होता है और इसका विजयनगर का क्या होता है? पराजय होता है। इसके बाद ये अनकोंडी में अपना राजधानी बना के शासन करने लगता है। बात समझे? अनकोंडी में ये शासन करने लगता है वहाँ के बाद। चलिए, ये सारा था बात विजयनगर समाज से। और हाँ, चलिए अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं फिजिक्स का, जो हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, मनुष्य जो अधिकतम कितने डेसिमल तक सुन सकता है? 95। कितने डेसिमल तक सुन सकता है? 95 डेसिमल। अनुनाद में क्या होता है? अगर जो वस्तु है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति और बाह्य बल की आवृत्ति दोनों समान हो जाए तो उसके आयाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका आयाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयाम मतलब आयाम उसको कहते हैं साम स्थिति से अपनी अधिकतम ऊंचाई तक जो छूता है उसको क्या कहते हैं? आयाम। ठीक ना? जब सैनिक चलता है, जो पुल कंपन करता है वो अनुनाद के कारण होता है। रेडियो में जो खराबी आता है वो अनुनाद के कारण होता है। ठीक ना? और अगला है व्यतिकरण। समान आवृत्ति, व्यतिकरण होता है समान आवृत्ति और समान आयाम के दो तरंग एक जगह अगर मिलते हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? व्यतिकरण। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ये हम पढ़ लिए थे। और हम पढ़े थे डॉप्लर इफेक्ट। डॉप्लर इफेक्ट क्या होता है? स्रोत और श्रोता के बीच जब आपेक्षिक गति होता है तो उसको ओरिजिनल आवृत्ति से जो है ना, जो रियल आवृत्ति है वो सुनाई नहीं देता है। रियल आवृत्ति न सुना देके अलग आवृत्ति सुनाई देता है। इसमें सिंपल से समझना है, जब 10 पास आती है तो आवाज़ तेज, और जब दूर जाता है तो आवाज़ कम। क्या होता है? एन लेम्डा। भी बराबर क्या होता है? एन लेम्डा। बताइए, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्था और घनत्व पे। प्रत्यास्था और घनत्व पे। चलिए, हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में, और उसके बाद लोहा में 51-30 और जल में 14-83। चलिए बताइए, माध्यम चेंज होने पर क्या चेंज नहीं होता है? ध्वनि की आवृत्ति चेंज नहीं होती है। चलिए, ये सब हम पढ़ लें, हम रिवीजन बार बार करेंगे ताकि आप लोग को जो है ना भूले नहीं। 5-10 मिनट में हम कर लेंगे रिवीजन। चलिए, क्लोरोफॉर्म को हवा में अगर खुला छोड़ देंगे, खोल देंगे तो फास्फिंग गैस में बदल जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में अगर हम खुला छोड़ देंगे तो कौन चीज़ बदल जाएगा? फॉस्फिन गैस में। ठीक ना? क्लोरोफॉर्म की सूर्य प्रकाश में खुला छोड़ देंगे तो कौन चीज़ बदल जाएगा? फॉस्फिन गैस में। ठीक। अगला, मिट्टी की क्षयता घटाने के लिए क्या मिलाते हैं? जिप्सम। क्या मिलाते हैं? जिप्सम। ठीक ना? और बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? जिलेटिन। क्या मिलाते हैं? जिलेटिन। क्या मिलाते हैं? रिवीजन हम तेज गोली की रफ्तार से करेंगे। एक है सेक्रिन, जो कि शर्करा से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। शर्करा से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कौन? सेक्रिन। चलिए, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। लाफिंग गैस N2O। होम सिंगल में फॉस्फिन गैस का उपयोग करते हैं। होम सिंगल में किसका यूज करते हैं? फॉस्फिन गैस का। होम सिंगल में फॉस्फिन गैस का। अब क्लोरीन जो है ना रंग को उड़ा देती है। क्लोरीन क्या करती है? रंग को उड़ा देती है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस।
अब बर्तन की जो कलाई होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है, बर्तन की कलाई में अमोनियम क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है, ठीक ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिवीजन हुआ। चलिए ये था अभी जो हो रहा था, रिवीजन हो रहा था। हम आप लोग पहले ही कमेंट कर चुके हैं, हम जो भी पढ़ाएंगे उसको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरा है, ठीक ना। आगे भी बढ़ेंगे और पीछे को हम भूलने नहीं देंगे। गेट को क्लोज कीजिए, बिका दीजिए गेट। चलिए अब पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आज इकोनॉमिक्स होगा, रूटीन के अनुसार होता है। सप्ताह में लुसेंट का जितना भी चैप्टर है सारा रिपीट होगा, ठीक ना। चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला हेडिंग क्या है, कहाँ घूम रहा है, अभी निकाला जो था, अरे 105 क्या पेज नंबर बताया, चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निकाल लिए। देखिए सुनिए, पहले एक बार पढ़ा देते, फिर उसके बाद हम अपना बताएंगे। इस अर्थ में व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पे बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। तो समझिए पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। हेडिंग मिल रहा पूंजीवादी, हाँ चलो अब सुनो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक। उत्पादन के साधन पूंजी सब व्यक्तिगत होता है, बस समझें, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई नियंत्रण, खुला है बिजनेस, जिसको जो धंधा करना है कीजिए, ओपन है बाजार, पूरा क्या है, ओपन है, सभी के लिए बाजार है। जिसके पास पैसा है आप धंधा कर सकते हैं, अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण। हाँ, जो मामूली कागजी प्रक्रिया है वो आप मतलब तो प्रोसेस करना ही होगा, लाइसेंस लेना होगा, लेकिन सरकार के लिए कोई बाधा नहीं। पूंजीवादी, जैसे अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ ओपन माइंडेड है, कोई भी संपत्ति है वहाँ सरकार की, मतलब कोई भी कंपनी खोलना है तो आप आराम से खोल सकते हैं, सरकार से मात्र लाइसेंस लेना है, बात समझें। तो उत्पादन के साधन पे किसका नियंत्रण रहता है, व्यक्ति का, बात समझिए। उत्पादन के साधन पे किसका नियंत्रण रहता है, व्यक्ति का, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, सुनिए ध्यान से। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पूंजीवादी कौन है, पूंजीवादी समाजवादी। अब समाजवादी में ही तनिका जो एक और रूप हो जाता है साम्यवादी। कौन है, साम्यवादी। समाजवादी में ही है तनिका कौन, साम्यवादी, बात समझे। ए भैया चलिए, हाँ तो अर्थव्यवस्था जो ने 3 प्रकार के, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक ना। अब समाजवादी में ही तनिका उसका एक रूप है कौन चीज, साम्यवादी। तो पूंजीवादी में क्या है, साधन पे किसका नियंत्रण है, व्यक्ति का, सरकार का कोई नियंत्रण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका मात्र एक उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है जन कल्याण। उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण करना। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। क्या करना, लाभ कमाना, बात समझे कि नहीं, दोनों में अंतर समझे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना, जन कल्याण करना, यानी कि आम आदमी को सुविधा देना, बात समझे। तो अधिक, अब सरकार जो ज्यादा प्रगति किस अर्थव्यवस्था में करता है, एक क्वेश्चन आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छा है या समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों जगह अपने आप में अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रगति करेगा ना वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रगति करेगा, बस समझे, क्योंकि उसका उद्देश्य है लाभ कमाना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है जो लाभ कमाए हैं उसको समाज में की करे छो कुटुंब, सुनो अंतर, जो लाभ कमाया उसको समाज के वर्ग में क्या करना, बांटना, जन कल्याण के कामों में क्या करना, बांटना, बात समझे। जैसे रसिया में जो अर्थव्यवस्था है और चीन में जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। ऐसे तो चाइना में 1949 के बाद जो है ना साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो गया है, इसी का एक रूप है, बात समझे। तो अब देखिए चाइना भी प्रगति किया है और अमेरिका भी प्रगति किया है, तो दोनों प्रगति किया है, बात समझे। तो चाइना में समाजवादी का रूपांतरिक रूप है कौन सी, साम्यवादी,
समझे बात? ओके, तो उसी का ही अगला 2 नंबर है राज अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर क्या है? राज अर्थव्यवस्था। तो इसका मतलब राज अर्थव्यवस्था जो दिया है ना, यही है समाजवादी अर्थव्यवस्था। बात समझे कि ना? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। समाजवादी में किसका नियंत्रण होगा? सरकार का, ठीक ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल करिए। इसमें सामूहिक नियंत्रण है, यानी सबका नियंत्रण है। बस नहीं कहते हैं, सुनिए पहले, आप लोग भाषण सुनते होंगे ना, जैसे नेता साहब, हम लोग समाजवादी हैं। समाजवादी मतलब समाज के पिछड़े वर्ग को लेके चलना है, समाज के सभी लोगों को लेके चलना है, ठीक ना। तो वही समाज, जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स जो है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का पुरजोर समर्थक है कार्ल मार्क्स। बात समझिए, कौन सी अर्थव्यवस्था का? समाजवादी। काहे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश प्रगति नहीं करता है। ऐसे भी कोई भी गरीब का कल्याण करेगा तो प्रगति नहीं करेगा, काहे कि जितना रुपया कमाएगा वो सब कहाँ चल जाएगा? जन कल्याण में। बात समझे? और पूंजीवादी क्या? पैसा कमाया फिर से एगो फैक्ट्री, पैसा कमाया फिर से एगो फैक्ट्री। बात समझे कि नहीं? समझ आए बात? ऐसे करे लगता है क्या स्मशान घाट में आए हैं, जवान सब होकर एकदम मुर्दा के तरह हैं, दे यहाँ पे। समझे कि नहीं? समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था समझ रहे हैं बढ़िया से? एनी डाउट? हाँ, आगे बढ़े। भारत जो है ना, भारत जो है ना, बीच वाला रास्ता निकलता है हमेशा, ना राइट ना लेफ्ट, बीच वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसे अर्थव्यवस्था है? तनी का ले लिया पूंजीवादी, तनी का ले लिया साम्यवादी। बस समझे? दोनों के बीच वाला, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच में आ गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कुछ क्षेत्र छोड़ दिया क्या? पूंजीवादी के लिए, आप कुछ क्षेत्र रख लिया अपने के लिए, जैसे एनटीपीसी, रेलवे। अब रेलवे में प्राइवेटेशन है, प्राइवेट हो रहा है, लेकिन रेलवे किसके अंतर्गत है? सरकार के अंतर्गत है। बस समझे? अब नो आ रहा है प्राइवेट। बस समझे? तो ये कौन सी हो गया? ये हो गया समाजवादी। बस समझे? अब जैसे एनटीपीसी तो कुछ सरकार का है और कुछ प्राइवेट है। बस समझे? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो क्या है? प्राइवेट है। जैसे चीन का है, सरकार है, उसका प्राइवेट का कोई नहीं, सब होगा सरकार। सरकार से अनुमति लेके सब सरकार के नियंत्रण में होगा। जैसे आप लोग MI सब जो मोबाइल है ना, उसमें देखिएगा, उसमें चाइना का नियंत्रण हमेशा रहता है। उसका बहुत सारा ऐप रहता है चाइना का, चाइनीज ऐप। और उसका सेना का जो मोबाइल है, MI मोबाइल है, चीन के सरकार का सेना का मोबाइल है, वो ऐप है। वहाँ का जो सेना है ना, वो मोबाइल तैयार किया है, उसका नियंत्रण में है। इसीलिए हम लोग को MI मोबाइल से जो है ना बहुत खतरा है, यहाँ का सेक्रेटरी को। चलिए ये सब बाद में बात है, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। तीनों अर्थव्यवस्था समझ में आ गया? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। मिश्रित का है, समाजवादी भी अपनाएगा और पूंजीवादी भी अपनाएगा। तो पूंजीवादी अपनाने वाला अमेरिका हो गया, समाजवादी अपनाने वाला रूस हो गया, साम्यवादी हो गया चीन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, केन्स ने सुझाव दिया था, एक बॉक्स में क्वेश्चन है, केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। केन्स का बोला, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। किसने कहा है? केन्स ने। किसने कहा? पूंजीवादी को कुछ कदम किधर लाना चाहिए? समाजवादी की ओर। लाता भी है। अभी भारत में बहुत सारे जो है, जैसे बड़ा एप्पल सब कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी जो है भारत में NGO चलाता है, बहुत सारे मेडिकल में पैसा देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक सब है, वो सब जैसे मलेरिया के इलाज के लिए अरबों रुपया देता है भारत सरकार को NGO के थ्रू। बात समझें? तो वो लोग इनडायरेक्टली जो है ना जन कल्याण की काम करता है, ठीक ना। तो पूंजी, लेकिन सरकार की ओर से नहीं, वो लोग अपने ओर से, अपने मतलब क्या कहते हैं, आत्मा से, ठीक ना, किसी प्रेशर में नहीं। तो केन्स ने सुझाव दिया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। और अगला है, प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। तो भारत का लो, तुम्हारा भी बात मान लेते हैं और तुम्हारा भी बात मान लेते हैं, तनिका पूंजीवादी और तनिका समाजवादी, ठीक ना। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक लाइन है, आप लोग देखते होंगे, बंद अर्थव्यवस्था। देखिए नीचे लिखा होगा बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें आयात और निर्यात, पहले न वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता हो,
यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कोरिया है, जिप कॉन्किंग, हाँ, वहाँ बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। अब समझ लीजिए इसको, बंद अर्थव्यवस्था को नहीं समझे तो एकदम बढ़िया से तैयार है ना। जोश ना है तुम लोग ने। हम 79 से अब 60 होने वाले हैं और एकदम उमंग है, साले को 18 साल वाला, और तुम लोग का 16-17 साल का है नहीं 60 सॉरी 59 से होने वाले हैं 60, 59 से होने वाले हैं 60, ठीक ना। बहुत दिन से बोल रहे हैं 59 अब 60 होने वाले हैं। चलो सुनो ध्यान से समझो। बंद अर्थव्यवस्था जैसे पाकिस्तान के साथ है मेरा अर्थव्यवस्था, कैसा है, बंद अर्थव्यवस्था है। न कि हम यहाँ से कोई सामान देंगे न ही वहाँ से लेंगे, तुमसे कोई रिश्ता नहीं, बात समझे। तो वो हो गया कौन सा अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। न तो निर्यात करेंगे न ही आयात करेंगे, तो वो प्रगति नहीं होगा, वहाँ कभी भी प्रगति नहीं होगा। बहुत कम चांस है प्रगति होने का, काहे कि हर सामान हर देश में नहीं होता है, बस समझे। कुछ ना कुछ बाहर से मंगाना होगा, कुछ ना कुछ यहाँ से बेचना होगा, ठीक ना। तो बंद अर्थव्यवस्था में हमको जानना है, आयात न आयात होगा ना निर्यात होगा, आयात निर्यात जीरो, आयात निर्यात जीरो। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक ना। कितने क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीनों को बढ़िया समझिए। हम ऐसे इनडायरेक्टली आपको समझा चुके हैं, लेकिन अभी चैप्टर चल रहा है तो हमको बढ़िया समझाना है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। नहीं, हम बताए थे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जो पर्यावरण से संबंधित है, कृषि, वन, ये सब कौन चीज संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक ना। जिसमें गतिविधियां का संबंध भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, खनिज। भूमि आप बना लीजिएगा, है पावर, हाँ, जल बना लीजिएगा, हाँ, तनिका बना सकते हैं कुछ देर के लिए। वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, खान, ये सब कौन सा क्षेत्र हो गया, प्राथमिक। याद कीजिएगा, देख लीजिएगा मेरा बनाया हुआ है कि भगवान का बनाया है, तो कौन सा क्षेत्र, प्राकृतिक। बस समझे। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, खनन हो गया, खनन मतलब खान, ये सब कौन सा क्षेत्र हो गया। लेकिन खान से अगर हम कोयला खान से निकालें हेमेटाइड, खान से हम निकालें हेमेटाइड, और उससे हम बना रहे हैं लोहा, तो वो कौन क्षेत्र हो गया, द्वितीय। यानी कि सुनिए, उद्योग हो गया द्वितीय में, उद्योग हो गया, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्या हम गन्ना लगाए हैं, गन्ना से गुड़ बनाएंगे और चीनी बना लिए। गन्ना से अगर हम चीनी बनाए तो फैक्ट्री में चीनी कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में, तो कौन सा क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र। बात समझे। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से अगर कोई हम सामान बना रहे हैं तो वो कौन सा सेक्टर हो गया, द्वितीय सेक्टर। बात समझे। जो खान हो गया, उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गया, वो किस क्षेत्र में आएगा, ओके ना, समझ रहे हैं कि नहीं, पक्का ना। आगे बढ़े, बुलंद खकस के। चलिए अब आते हैं तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, कौन सा, ये सेवा क्षेत्र हो गया। तृतीय हो गया सेवा। पहला हो गया भगवान का दिया हुआ, पर्यावरण का दिया हुआ, प्राथमिक। द्वितीय हुआ जो पर्यावरण दिया है उसका उपयोग करके हम सामान बना रहे हैं, उद्योग धंधा लगा रहे हैं, तो वो हो गया द्वितीय। और तृतीय हो गया सेवा क्षेत्र। जैसे हम आप लोग से पेमेंट लेंगे तो सेवा के बदले, जैसे होटल में जाते हैं तो हम खाना ला के दे देता है, वो क्या दिया आपको, सर्विस दिया, सेवा दिया, तो वो कौन सा सेक्टर होगा, तृतीय। हवाई जहाज का टिकट कटने जाते हैं तो कौन सा क्षेत्र होगा, तृतीय। बस समझे। तो सेवा क्षेत्र हो गया तृतीय। अब भारत का सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है भारत सरकार को सेवा क्षेत्र से, पहले आता था जब आज़ाद हुआ था कृषि क्षेत्र से। बस समझे। यानी कि अगर कृषि क्षेत्र में जीडीपी का हिस्सा कृषि क्षेत्र में कम हो रहा है और सेवा क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो समझिए देश क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। बस समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, तो समझिए देश क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे तो 60% जो है ना भारत का जीडीपी था कौन चीज़, प्राथमिक क्षेत्र पर।
अब हो गया 60% सेवा क्षेत्र पर। इसीलिए आज लिख के अब देखिए, जैसे जीडीपी डांस ब्रेक डांस करेगा ना, और उसे आम आदमी भी ब्रेक डांस करेगा। बात समझे? पहले एक नंबर पर पहले क्या था? कृषि। भारत के जीडीपी में एक नंबर पे क्या था? कृषि। तो इसीलिए पहले किसान भी एक नंबर पे होता था, किसानी है। अब जीडीपी हो गया, जीडीपी में क्या कहते हैं, कृषि कितने नंबर पे हो गया? 3 नंबर पे। तो इसीलिए अब किसानों हो गया 3 नंबर पे। इसीलिए अब किसानी करके कोई किसी को प्रगति नहीं होगा, आपको आना होगा सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, तो आप प्रगति कीजिएगा। देखिए कहाँ एकदम सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हैं बात नो? इसलिए आपको कहाँ आना है? सर्विस सेक्टर में। समझे ना? समझते ही नहीं बात को। चलिए एकदम तीनों क्लियर हो गया है। अब आप लोग उसको बढ़िया से घर में जाकर पढ़ते रहिएगा, दिमाग में बैठाते रहिएगा। अब आते हैं तनिका प्राथमिक क्षेत्र में है, समझिएगा ध्यान से। रेड कॉलर जब, देखिए रेड कॉलर जब है, लास्ट लाइन होगा, प्राथमिक क्षेत्र के लास्ट लाइन लिखल होगा रेड कॉलर जब है। देखिए जो इसमें श्रम रहता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रम काम करता है उसको कहते हैं रेड कॉलर जॉब। प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रमिक काम करता है उसको क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब। प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रमिक काम करता है उसको क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब। बात समझे कि नहीं? क्योंकि इसको जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र में जो काम मिलेगा मजदूर को कुछ ही दिन के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, सब अभी जो रोपनी होगा धान का तो उसको सब दिन मिलेगा, 1 महीना मिला, उसके बाद कहिए बाय बाय टाटा। बस समझे? अब आते हैं, देखिए द्वितीय क्षेत्र में आइए, वाइट कॉलर जॉब लिखल है। द्वितीय क्षेत्र में देखिए वाइट कॉलर जॉब लिखल है, उसको अंडरलाइन समझ लीजिए। पहले जो कुशल श्रमिक होता है, उसे वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। जो कुशल श्रमिक होता है, जो कुशल होता है, जो कुशल मतलब क्या होता है? निपुण होता है, जो काम करने में निपुण होता है। बात समझे? जैसे कोई मिस्त्री है, अपना मिस्त्री मतलब कारीगरी में वो क्या है? निपुण है, तो वो हो गया क्या? वाइट कॉलर जॉब। क्या हो गया? वाइट कॉलर जॉब, ठीक ना। और जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होता है उसको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। समझिए, पहले ध्यान से समझिए। जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है उसको कहते हैं रेड कॉलर जॉब। प्राथमिक क्षेत्र के मजदूर को क्या कहेंगे हम? रेड कॉलर जॉब। कैसे? जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करेगा उस पर छटनी का संभावना हमेशा तलवार लटकर रहेगा। आज काम मिला, कल पता नहीं मिलते, ओकरो रोपा हो गए, जो अब आके घर बैठ जो। बात समझे? तो लिमिट टाइम में उसको काम मिलेगा, इसीलिए उसको कहते हैं हम रेड कॉलर जॉब। अब कोई कुशल है, क्या है? कुशल है, यानी कि दूध के तरह क्या है? साफ है। सरस्वती का वस्त्र क्या है? सफ़ेद, क्योंकि वो क्या है? साफ है। क्या है? साफ। इसलिए टेक्निकली आप क्या है? एकदम बढ़िया है, कुशल है, एकदम 1 नंबर कारीगर हैं आप। जो बना दिए सामान है उसका हर जगह पूछ है। बस समझे? जो ताजमहल बना दिया है उसका अभी भी इतिहास में नाम है। बस समझे? कमेंट में जवाब दे दीजिए भैया ताजमहल किसने बनाया है, जानते हैं फिर भी नहीं बताएंगे, ठीक ना। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, हाथों को चलाइएगा तो नहीं। हाँ आइए इधर, ठीक। दूसरी प्रकार आप अगर किसी चीज़ में निपुण हैं तो एकदम सफ़ेद हैं तो वाइट कॉलर जॉब। याद हो गया? अब कुशल श्रमिक को क्या किसके अंतर्गत आएगा? वाइट कॉलर जॉब। कुशल श्रमिक वाइट कॉलर जॉब, ठीक ना। आज जो प्रत्यक्ष रूप से फैक्ट्री में काम कर रहा है, एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से जो काम कर रहा है उसको कहेंगे हम ब्लू कॉलर जॉब। क्या कहेंगे? ब्लू कॉलर जॉब। आगे बढ़े, बात समझ में आ गया ना? समझ में आया? चलिए ये हो गया आपका सुपरा साहब किसका? इकोनॉमिक्स का। किसका? इकोनॉमिक्स का। जल्दी से आगे बढ़ जाइए आप पॉलिटी की ओर, जल्दी से आगे बढ़िए पॉलिटी का। इसके अगला है कुछ पेज के बाद पॉलिटी की ओर, जल्दी से पॉलिटी की ओर निकाल लीजिए। भारतीय संविधान निकालिए, भारतीय संविधान। चौथा निकल लो। पुराना बुक है तो पेज नंबर 160, नया बुक है तो पेज नंबर 209, ठीक। चलिए निकल गया। चलिए आइए, पहला हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ठीक ना। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, है प्लासी का युद्ध 1757 में। उसके बाद 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध,
ठीक ना। फिर 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, शायद वहाँ ना लिखल हो, ठीक ना। चलिए तो अब आइए इधर सुन लीजिए पहले श्री श्री 108 विजय महाराज की जय हो का सुनिए कथा थोड़ा सा आप लोग समझिए। आइए इधर सुनिए, सुनिए ध्यान से सुनिए। प्लासी वहाँ कुछ नहीं है, अभी ध्यान से सुनो। प्लासी का युद्ध, 2 युद्ध हुआ था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, भारत आया 1600 ईस्वी में। अब पहला युद्ध जो लड़ा वो ऐसे छोटा मोटा युद्ध लड़ा, लेकिन पहला जो व्यापक युद्ध लड़ा वो 1757 में लड़ा। वो युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझे। 150 साल के बाद यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था यहाँ हमको लूटने, हमको आया था व्यापार करने के लिए, हम पे अधिकार करने के लिए नहीं। लेकिन जब देखा ना यहाँ का लोग तो एक नंबर कुक्कुर है, चलो अब इसको अपने अधिकार में करो, लड़ना नहीं चाहता है, ठीक ना। तो इसीलिए अब यहाँ के लोग बहुत स्वार्थी, यहाँ के लोग बहुत स्वार्थी, आपस में लड़ाया, अब चलो अब राज करो यहाँ। तो 150 साल के बाद अगर कोई राज करने आएगा तो 150 साल तो इंतजार करेगा, उसका बेटा पोता आगे बदला लेगा, कि आएगा 10-20 साल में बदला लेके चला जाएगा। बात समझे। तो यहाँ के लोग को नीति देख के क्या किया, अपना प्राण बदला, बोला अब यहाँ क्या करो, राज करो। बात समझे ऐसे। और सिर्फ यही रीजन नहीं है, और क्या कहते हैं औद्योगिक नीति भी जो है ना इसका एक रीजन है, तो उस पर हम नहीं फंसेंगे। इतिहास की बातें हैं तो इतिहास से इंटरेस्ट लाएंगे कहानी, और जो जानकार लोग होंगे नहीं कर दीजिएगा, ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े। तो 1757 का क्रांति हुआ था, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। तो 1757 की जो क्रांति हुआ उसमें पैर पसारा, ठीक ना। लेकिन 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ वो भारत उसके नियंत्रण में आ गया, भारत उसके नियंत्रण में आ गया। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के 1764 में। बात समझे। अब 1764 से वो जो है ना भारत पर नियंत्रण करना स्टार्ट किया। तो अब देखिए 1764, और यहाँ पहला एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग। नाम क्या है? रेगुलेटिंग। नाम क्या है? रेगुलेटिंग। यानी कि आपको जो है ना रेगुलर जो है ना आप पे रेगुलर क्या किया जाएगा, नियंत्रण आप पे किया जाएगा। तो समझिए इसको, कहानी बढ़िया समझ लीजिए। काहे उसको एक एक लाइन पढ़िएगा तो पता चलेगा, इधर से पढ़ रहे हैं उधर से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग कोशिश करते हैं आपके दिमाग में बैठाने का, ठीक ना। किताब वह बाद में देख लीजिएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? इसके पहले कंपनी का जो कर्मचारी होता था, छुट्टा भैंसा की तरह व्यापार करता था, छुट्टा भैंसा की तरह एकदम बिना रोक टेक का व्यापार करता था। जिसको जहाँ रिश्वत मिलता था रखता था, ये भी खूब पैसा कमाता था। अब बोला ना अब तो हम यहाँ जो ना शासन करना स्टार्ट कर रहे हैं। 1764 के बाद यहाँ क्या करने लगा? शासन। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी उसको मिल गया। बोले अब कंपनी के कर्मचारी को ना अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। जो आता था रिश्वत लेता था, जो मनसोख कंपनी के कर्मचारी करता था, उसमें कोई नियंत्रण नहीं था। पहली बार बोला कि ना अब आप अपने मन से नहीं चलिएगा, आप मेरे अनुसार से चलना है कंपनी। आप कंपनी जो चलेगा कानून नियम के तहत चलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो पहला कंपनी पे नियंत्रण लाने के लिए पहला अधिनियम लाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? अब क्यों आया? कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। क्यों आया? कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का क्यों आया? कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। इसके तहत क्या क्या किया गया? बोला क्या? सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम बदल दिया। अब बोले क्या, आप जाओ, अब बंगाल का आप गवर्नर जनरल हो गए। बंगाल का गवर्नर जनरल हो गए। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब वो व्यक्ति जो इसका शुभ अवसर मिला वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था वो व्यक्ति? वारेन हेस्टिंग्स। बात समझे। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, अब बराबर नहीं क्या सर जी है, नमूने बदलिएगा, किस कुछ पावर बढ़ाइएगा। कहते ना 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 चेला, तुम्हें पावर भी बढ़ा देंगे। जाओ, तुम पहले कहाँ का था गवर्नर? बंगाल का। लो जाओ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी तुमको दे दिए हैं। बंगाल पे भी नियंत्रण करो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पे नियंत्रण है। लो, नाम भी नहीं बदले, तुम्हारा काम भी बदल दिए, पावर भी तुम्हारा क्या किए हैं, बस समझे। अब बस समझे कि ना। अब एगो स्टार है, एगो स्टार से दूगो स्टार की नमूने का कि पावर वो नहीं बे, पावर वो है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ें, चलिए बात समझे कि नहीं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? कंपनी पे नियंत्रण। तो पहला काम क्या कह रहे हैं? कंपनी के कर्मचारी सब कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, कोई भी उपहार नहीं लेगा। रिश्वत लेना, उपहार लेना सब प्रतिबंध। बात समझे? जो पेमेंट मिलेगा उसी पर गुजारा करना है। अगर कोई रिश्वत लिए पकाएं तो लगेगा, उपहार लिए पकवाएं तो लगेगा। रिश्वत लेना, उपहार लेना प्रतिबंध। एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना किया, जिसका न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसका न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया गया। तो 3 काम हम बता दिए, उपहार लेना, रिश्वत लेना, प्रतिबंध, ठीक ना। दूसरा काम, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। उसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। तीसरा काम हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया गया। बात समझे कि नहीं है। और 4 गवर्नर जनरल में 4 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, 4 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। अब अंडरलाइन करवा देते हैं, ठीक ना। चलिए अंडरलाइन कीजिए। अब चलिए, बंगाल कर दिया गया। ऐसे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा बोल देते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तो पहले ही मिल गया था। तो ये हो जाएगा, बंगाल हो गया था, मुंबई हो जाएगा, मद्रास, तीनों का मिला था, सॉरी, मुंबई, मद्रास और बम्बई, मुंबई, मद्रास, बम्बई तीनों का मतलब हाँ, मुंबई मुंबई था। तो ये तीनों का जो ना, ये तो बक्सरे के युद्ध में मिल गया, तो उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। लेकिन यहाँ जो किया गया था वारेन हेस्टिंग्स को, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, तीनों की दीवानी दिया गया था। मुंबई, मद्रास, बंगाल, बस समझे, मुंबई, मद्रास और बंगाल। और अगला हो गया 4 सदस्यीय, बताइए दिए, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, अंडरलाइन कर लीजिए। 1774 में उच्च न्यायालय का स्थापना हो गया। और कंपनी के निजी व्यापार सब पर प्रतिबंध लगा दिया, उपहार लेना ये सब प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। चारों लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, कीजिए, चारों को अंडरलाइन कीजिए, हो गया। चलिए एक बार फिर से अंतिम रूप दे दीजिए इसको, ध्यान से सुनिए। क्या क्या किया गया? कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर प्रतिबंध, कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, कोई भी उपहार नहीं लेगा, कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, बात समझे। अब दूसरा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1774 में, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। फिर हो गया, तीसरा हो गया, मुंबई, मद्रास और बंगाल तीनों की दीवानी दे दिया गया वारेन हेस्टिंग्स को। बस वहाँ बोला गया था बिहार, उड़ीसा बोला गया था ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गलती हो गया था, बोलने में मिस्टेक हो गया था, क्योंकि उसकी दीवानी पहले ही मिल गया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, मुंबई, मद्रास और बंगाल तीनों की दीवानी मिला था। उसके बाद 4 गवर्नर जनरल में 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, गवर्नर जनरल में 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इतना काम हुआ था कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और शासन को केंद्रीयकरण किया गया, शासन को केंद्रीयकरण। अब समझिए शासन केंद्रीयकरण कैसे हुआ, इसको, इस पॉइंट को समझ लीजिए। इधर हो गया, समझिए, इधर हो गया बंगाल, इधर हो गया बंगाल, इसके नीचे हो गया इधर मद्रास, और इधर हो गया बम्बई। ये तीनों पे नियंत्रण दे दिया, किसका? तीनों पे नियंत्रण करने दे दिया वारेन हेस्टिंग्स को, बात समझे। तो 3 जगह का नियंत्रण कौन करेगा? एक व्यक्ति करा, तो केंद्रीयकरण हुआ कि नहीं?
भारत में जैसे केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार ने पूरे भारत में योजना बना सकता है, तो वो पहले बंगाल का ही योजना बनाता था, अब क्या करेगा, बंगाल को भी नियंत्रित कर रहा है, मद्रास को भी कर रहा है और मुंबई को भी कर रहा है, तीनों जगह को नियंत्रित कर रहा है। बात समझे, तीनों जगह को नियंत्रित कर रहा है, इसीलिए शासन कैसा हो गया, केंद्रीयकरण। बात समझे, केंद्रीयकरण की नींव हुआ। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग को समझ में आ गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझे हैं, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की हो सत्यम बाबू, ठीक। चलिए अब आइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है ना कब आया था, 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें किया गया था बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा को विधि बनाने के लिए शक्ति दे दिया किसको, गवर्नर जनरल को। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये क्यों आया समझिए, पहला नियम कब आया, 1773, कब आया, 1773, और 1781 कितना साल हो गया, 8 साल ना। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए, एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए आया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कहते हैं नहीं कहता है, चल सेटलमेंट कहते हैं, जो भी कमी है उसको क्या कहते हैं, सेटलमेंट। तो उसको सेटलमेंट में क्या किया गया, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दिया गया, ठीक ना, किसको, गवर्नर जनरल के अधीन, ठीक। तो ये क्वेश्चन हर बुक में नहीं मिलेगा, लूसेंट में दिया है, हर जगह नहीं मिलेगा, बढ़िया बढ़िया बुक मिलेगा ना, पढ़िएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन VVI सुपरस्टार लगा लीजिए, 1784 का, 1784 का लगाइए, पिट्स इंडिया एक्ट से, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को सुपर स्टार लाइन लगाइए, ठीक ना। ये हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक ना। चलिए अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, कब, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए सुनिए पहले, 1784, हाँ 1784 कॉर्नवालिस का शासनकाल हो गया कब से, 86 से 93, ठीक ना, 86 से 93। और वारेन हेस्टिंग हो गया 73 से 85, 86, तो इसी का हो गया, वारेन हेस्टिंग का हो गया, ठीक ना, उसी का हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल का शासनकाल याद है ना, तो ये याद नहीं रखना है जो कौन क्या किया है, बस समझा, आइए उसका कार्यकाल याद रहना चाहिए, कब से कब तक कौन काम किया। वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं द्वैध शासन। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था, द्वैध शासन लागू किया गया था। तो देखिए पढ़िए, तो वहाँ कहीं लिखल है दोहरी शासन, द्वैध न लिखल होगा, वहाँ लिखल होगा दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक ना, लिखल है, द्वैध नहीं लिखल है, दोहरी। तो आप वहाँ पूछ देगा द्वैध, द्वैध मतलब दोहरी हुआ, बात समझे। तो समझिए, ऐ सत्यम कुमार, अरे तो गड़बड़ हो गया चलिए, नहीं दोनों सत्यम में है ना चलिए बताइए, तो प्रांतों में द्वैध शासन या केंद्रों में द्वैध शासन, बताओ जल्दी से। नहीं, चलिए, ये जो है ना द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू किया, दोहरी शासन व्यवस्था जो लागू किया प्रांतों में, समझा। आगे आएगा तो अभी कार्यक्रम में एक्स्ट्रा बताते हैं, चलो आगे अबे करेगा। तो देखिए, तो दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू किया गया, 1784। दोहरी शासन व्यवस्था 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, इसको ये सब याद नहीं रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामले, ऐसे याद रखना है। तो हम ट्रिक बता देते हैं, ऑप्शन में निकाल लीजिएगा। नाम देखिए, पहला क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक। राजनीति में कभी सुने हैं डायरेक्टर वगैरह सब, हैं, व्यापार में ये सब आता है, कंपनी में आता है ये सब, डायरेक्टर, CEO,
आता है ना, व्यापार में ना आता है, राजनीति में ये सब आता है। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, व्यापारिक मामला देखेगा। ऑप्शन में हमको छांटना है, हमको लिखना नहीं है। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सबको कंट्रोल कौन कहता है, एसपी डीएम सबको कंट्रोल कौन कहता है, राजनेता। बात समझिए, कंट्रोल कौन कहता है, तुम्हें काहे सुतल छे रे, है मुँह से भाँफ होने निकले छे, लगे छे की करे छे, हाथी ने सही लेके मुँह रख ले छे तन्नी को, है देखा। तो राजनीतिक मामला कौन हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो हम याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले। हम जानते हैं राजनीतिक कंट्रोल कौन कहता है, राजनेता। तो राजनीतिक मामले कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बात समझे, आगे बढ़े, आगे बढ़े हो, नींद आवे छुन की हो, मन लगे छुन ना, देखियो चलो पहले दिन ससुराल में इज्जत नहीं मिल रही था तो दिखते हो जीते। चलो अब आते हैं 1773 का चार्टर, हाँ 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का। चलिए एक लाइन में इसको ख़त्म करते हैं, 1793 का चार्टर अधिनियम। अब यहाँ क्या किया गया, अब अति कर रहा है, कंपनी वाला अति कर रहा है। अब बोल रहा है क्या, कंपनी के कर्मचारियों का जो वेतन होगा ना, हम भारतीय कोष से देंगे। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कहाँ से देंगे, भारतीय कोष से। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से, ठीक ना, यही ना हो। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतनी को भारतीय राजस्व में से देने की व्याख्या की गई। यानी कंपनी के कर्मचारी को जो वेतन देगा कहाँ से, भारतीय कोष से। चलिए अब हमको लगता है आप लोग का दिमाग में जो ना हौच पौच होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो तनिका आप लोग कूल होइए, अब ध्यान से सुनिए फिर से। पहला हम लोग क्या पढ़े, देखिए ये है कहाँ तक हम पढ़ेंगे, 1947 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास 73 से लेके पढ़ेंगे। एक आध गो अलग अलग पढ़िएगा ना तो लगेगा कि जानिए रहे, जब सब मिला दीजिएगा तो लगेगा इसका उधर चल गया, उसका उधर चल गया, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो ध्यान से समझिए। पहला हम पढ़ें रेगुलेटिंग एक्ट, कब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें को काम, 4 गो, को काम 4 गो। बोलबो बोलो तो मन करे तो पूछे, और नहीं होने नीचे नहीं देखना चाहिए, नहीं होथन हाँ चलो ठीक है, यही अच्छा बात है। कम से कम ये तो बोलो ना, अबे पढ़ रहा छो ना, घटी लेना है, सुनो है ना, सुनो पहले कन्ने, हाँ की करना है। वीडियो बना, अच्छा चलो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बोला, कंपनी पहले का था, छुट्टा भैंसा था। बोला कि ना अब तुमको नाथ हम पहनाएंगे। नाथ पहना के क्या बोला कंपनी आप निजी व्यापार नहीं कीजिए। नहीं तो वहाँ का जो स्टाफ था ना, तो कंपनी तो व्यापारी करबे करता था, वो गोल मिर्च जीरा खरीद के अपना बेच देता था वहाँ जाके, कपड़ा उपड़ा, बात समझे। तो निजी व्यापार भी करता था कंपनी के कर्मचारी। तो बोला ना आप निजी व्यापार नहीं कीजिएगा, रिश्वत भी नहीं लीजिएगा, उपहार भी नहीं लीजिएगा, ताकि हम जान सके आप जो भारत में कितना रुपया हम पेमेंट दिए, आप कितना रुपया लेकर यहाँ आ रहे हैं, बात समझे। यानी कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित हो, इसलिए नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, बात समझे। रेगुलेट कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, ठीक। पहला हो गया। फिर उच्च न्यायालय का स्थापना, 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना, जिसका न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। 2 को खत्म हो गया। फिर चौथा, तीसरा क्या हो गया बताइए। तीसरा 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, 4 सदस्य परिषद। अब देखिए गवर्नर जनरल एक, अब देखिए बंगाल, मद्रास, मुंबई, तीनों को उसको नियंत्रण में दे दिया। तो एक आदमी क्या कहता, तो उसके हेल्पिंग के लिए जो ना 4 गो सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, आप सभी मिलकर काम कीजिए, बात समझिए। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, बात समझे। तो को क्वेश्चन हो गया, 3 को हो गया। जो तीसरा को हम समझा रहे थे, बंगाल हो गया यहाँ पे, उसके नीचे हो गया तमिलनाडु में मद्रास, इधर हो गया मुंबई। तीनों की दीवानी दे दिया, तीनों को नियंत्रण दे दिया, किसके अंतर्गत, वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, बात समझे। इतने का बतिया जानना। अब बुकवा में वो और बतिया लिख ले है, ठीक ना, वही है केंद्रीयकरण किया गया है, बात समझे। वो सब बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो उसका मतलब होगा केंद्रीयकरण किया गया है। तो सिंपल सा है, अब कंपनी को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। तो एक आदमी के हाथ में शासन देगा तब ना। बंगालों को बना दिया
मद्रासों को बना दिया, मुंबईयों को मिला दिया, एक आदमी को बनाया तो केंद्र हो गया। बस समझे, समझ गए। आया 1773। फिर आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी दे दिया गया। बात समझे। फिर उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सिंपल से पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो इसमें क्या हुआ था? दोहरी शासन। क्या किया गया था? दोहरी शासन व्यवस्था। तो दोहरी शासन में दो बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल राजनीतिक मामला देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन देखेगा? राजनीतिक मामला। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला देखेगा। क्या देखेगा? व्यापारिक मामला। बात समझे कि नहीं? यहाँ खत्म ही हो गया। उसके बाद आते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। 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 इसमें क्या कहता है जानते हैं बबुआ? बस कुछ नहीं कहता है। इसमें बोला कंपनी के कर्मचारियों का वेतन हम भारतीय कोष से देंगे। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से देंगे। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से देंगे। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से देंगे। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से देंगे। ओके, याद हुआ हो? अब यहाँ से आप लोग देखिए 1793 में 20 साल जोड़िए। 1813 लिखल है वहाँ, हाँ उसमें 20 साल जोड़िए। लिखल है कहीं? हाँ उसमें 20 साल जोड़िए। लिखल है कहीं? अब बीच में आ गया इसे एगो 58। बात समझे। यानी अब जो चलेगा 20 साल का श्री, यानी कि 20 साल में कंपनी अपने नियम में क्या कर रहा है? बदलाव कर रहा है, संशोधन कर रहा है। तो एगो और हम पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को कब, तब हम यहाँ से पॉलिटी बंद करेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सब में लिखा है चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम? बोल देगा निम्न में से चार्टर अधिनियम कौन है, कौन नहीं है, ऐसे भी पूछ देगा। बात समझें। तो ये पूछता है, हेडिंग से क्वेश्चन पूछता है। आप अंदर रटता मार रहे हैं, हेडिंग से क्वेश्चन पूछ के गिरा देगा आपको। अब देखिए, अब 1813। अब क्या पढ़ रहे हैं? 1813। क्या पढ़ रहे हैं? 1813। सुनिए क्या किया गया 1813 में। कंपनी का लाइसेंस का उम्र, कंपनी के लाइसेंस का उम्र जो है ना 20 साल के लिए बढ़ा दिया। जा बच्चा जा, और 20 साल तक तू व्यापार कर। लेकिन तुम पे तो हम क्या कहें, 1773 में नियंत्रण स्थापित कर दिए हैं। वहाँ नहीं देखना है, वहाँ नहीं, वहाँ देखे बतेबो। अभी अंडरलाइन करो, अभी सुनो है प्रवचन। हाँ, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, हाँ रेगुलेट कर रहा है, कंपनी को नियंत्रण कर रहा है। अब तो ऐसा नियंत्रण कर दिया ना, अभी हम बताएंगे क्या नियंत्रण किया। कंपनी का लाइसेंस क्या किया? 20 साल बढ़ा दिया। कंपनी का लाइसेंस 20 साल बढ़ा दिया गया, पक्का ना। लेकिन कहा क्या, आप चीन के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ही व्यापार कर सकते हैं। बात समझे। चीन और यानी उसका व्यापारिक क्षेत्र क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। उसका व्यापारिक क्षेत्र क्या किया? लिमिट कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इस सब के साथ बात समझें आप व्यापार कीजिए। बात समझें। उसका व्यापार अब व्यापारिक क्षेत्र में भी क्या किया? कंट्रोल करने लगा। बात समझें। तो कंपनी का लाइसेंस 20 साल के लिए बढ़ा दिया। अब उसमें भी बोला चाय वगैरह का ही व्यापार कीजिए। देखिए वहाँ लिखल होगा, पढ़िए अब आप लोग, हम भी पढ़ लेते हैं तनिका। देखिए कहता कंपनी के अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ और पूर्वी एशिया के साथ चाय के व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बात समझे? बात समझे कि ना। अब किसके कुंजी का व्यापार कीजिए? चाय का। किसके साथ? चीन और पूर्वी एशिया के साथ। चीन और पूर्वी एशिया के साथ आप चाय का व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि कंपनी को अब बना दिया। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा वो बताइए, ऐसे ही याद रहेगा। याद रखिएगा, सिर्फ इतना लाइन याद नहीं करना है। 20 से 1813 से कंपनी पर का लाइसेंस 20 साल के लिए बढ़ा दिया। चीन और पूर्वी एशिया के साथ सिर्फ चाय का व्यापार करना है। चीन और पूर्वी एशिया के साथ चाय का व्यापार करना है। बात समझिए कब? 1813। चीन और पूर्वी एशिया के साथ चाय के व्यापार
करेगा। कब से? 1813। 1813 याद हो गया? ऐसे याद नहीं होगा तो हम बार बार लाएंगे क्वेश्चन, अपनी याद करवा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या किया जो कि एग्जाम में पूछा है, अगला जो है आपका 4 नंबर पॉइंट जो है ना उसमें VVI लगा दीजिए, जितना स्टार लगाना है सब कुछ लगा दीजिए अगला में। अगला जो है चौथा पॉइंट है ना यहाँ लिखा है, उसमें स्टार लगाओ नहीं हो। अब केना लगाना चाहिए तो नहीं जानबो, केना सजाना चाहिए अपने दुल्हन के, सजाओ बढ़िया से। चलिए अब इसमें क्या किया गया है चौथा पॉइंट में ध्यान से समझिए। ईसाई पादरियों को, वहाँ बढ़िया से नहीं लिखल है, जो बात है उसको बढ़िया पढ़ लीजिएगा। ईसाई को जो है ना, ईसाई पादरी व्यक्तियों को बोला आप भारत में आराम से रह सकते हैं, भारत में ब्याह शादी सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि ईसाइयों को भारत में बसने की अनुमति दे दिया और गोवा एक राज्य बना दिया। पुर्तगालियों से ऐसे बना है गोवा, तो सब कौन चाहिए? ईसाई सब है ना, हाँ पुर्तगाली सब कौन चाहिए? ईसाई धर्म को मानने वाले हैं ना, ठीक ना। तो यहाँ जो ईसाई अभी भारत में जो ईसाई है, ठीक ना, वो इसी का देन है, 1813 का चार्टर अधिनियम का देन है। इसके पहले यहाँ आप जो कर्मचारी है जो व्यापार कर रहा है वही रह सकता था, अब अपने परिवार के साथ यहाँ बस्ती बना के आराम से रह सकता है। बात समझे? यानी ईसाई पादरियों को, व्यक्तियों को रहने की अनुमति तब कब दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट। बात समझे? ईसाइयों को रहने की अनुमति कब दिया गया? 1813 का चार्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने वाला यही है, बाकी 20 वर्ष के लिए बढ़ गया, चीन और एशिया के साथ चाय का व्यापार करेगा, एक लाइन में खत्म हो गया, उतना रामायण। और दूसरा क्या याद करेंगे? ईसाई पादरियों को रहने की अनुमति कब से? ईसाई पादरियों को रहने की अनुमति, ईसाई पादरियों के 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 रहने की अनुमति 1813। अब हल्का सा झड़क दे देते हैं 1833 का, 1833 का हल्का सा झड़क दे देंगे और ज़्यादा नहीं देंगे। यहाँ भी लाइसेंस जो है ना 20 साल के लिए बढ़ा दिया, यहाँ भी लाइसेंस 20 साल के लिए बढ़ा दिया, यहाँ भी लाइसेंस 20 साल के लिए बढ़ा दिया। अब यहाँ क्या गया समझिए, एक लाइन ज़्यादा नहीं हम बताएंगे, आप लोग के दिमाग का तार छोड़ने लगेगा, बस एक लाइन। 1773 में क्या किए थे? बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसको बना दिए थे बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर को बना दिए बंगाल का गवर्नर जनरल। अब 1833 में क्या कहता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के जगह नाम आ जाता है भारत, बंगाल के जगह नाम आ जाता है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बात समझे? 1773 में बंगाल के गवर्नर को नाम दे दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब 1833 में क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब हो गया भारत का गवर्नर जनरल। बात समझे? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन बोलेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल तो कौन होगा? विलियम बेंटिंक्स। कौन होगा? विलियम बेंटिंक्स। उसका शासनकाल है 1828 से 1835। फिर उसके बाद आता है मेटकॉप, ठीक ना, ठीक। चलिए बात समझे? तो दो बात याद रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के जगह आ जाएगा भारत, बंगाल के जगह आ जाएगा भारत, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंक्स। फिर 58 में आएंगे तो केनिन आएगा, 58 में आएंगे ना केनिन आएगा, तो बाद में करेंगे, नहीं तो फिर औच पोच हो जाएगा। चलिए विविध निकालिए, विविध निकालिए। चलिए हम अपना लुसेंट को 2 भाग में बांट दिए हैं, विविध निकालिए। पहले दिवस कर लेते हैं, दिवस कर लेते हैं, नहीं मई कीजिए, मई कीजिए, मई निकालिए, दिवस में मई निकालिए, दिवस में मई निकालिए, दिवस में मई निकालिए, दिवस में मई निकालिए। 20 श्रमिक दिवस 1 मई, 20 श्रमिक दिवस 20 श्रमिक दिवस 20 श्रमिक दिवस 20 श्रमिक दिवस 20 प्रेस स्वतंत्रता दिवस 20 प्रेस स्वतंत्रता दिवस 20 प्रेस स्वतंत्रता दिवस 20 प्रेस स्वतंत्रता दिवस मजदूर दिवस प्रेस दिवस। चलिए अगला है रेड क्रॉस दिवस VVI, रेड क्रॉस दिवस प्रेस दिवस VVI है, ठीक ना। हाँ दोनों इंपॉर्टेंट है।
प्रेस दिवस 3 मई इंपॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस इंपॉर्टेंट है 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 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 8 मई। बताइए अगला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व नर्स दिवस 12 मई, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस, विश्व नर्स दिवस, श्रमिक दिवस 1 मई, श्रमिक दिवस 1 मई, प्रेस दिवस 3 मई, प्रेस दिवस 3 मई, विश्व प्रेस दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस, और विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई। चलिए अगला जो सुपर स्टार है, जैविक विविधता दिवस 22 मई, सुपर डुपर स्टार, जैविक विविधता दिवस 22 मई, जैविक विविधता दिवस, जैविक विविधता दिवस, जैविक विविधता दिवस, विश्व परिवार दिवस 15 मई, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, और आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। चलिए विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई, चलिए विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। चलिए इसमें स्टार लगा लीजिए आप लोग, सुपर स्टार 3 मई हो गया, प्रेस दिवस, रेड क्रॉस दिवस 8 मई हो गया, जैविक विविधता कोई याद नहीं कीजिएगा तो जैविक विविधता तो जरूर याद रखेगा, विश्व नर्स दिवस जरूर याद रखेगा, ठीक ना, ये सब सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन है। चलिए अब आइए इधर आइए, आज हो जाएगा। चलिए प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल देख लेते हैं। प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17, प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। चलिए द टाइम्स लंदन, द टाइम्स, द टाइम्स, द टाइम्स लंदन, द टाइम्स, लंदन, द टाइम्स लंदन, थोड़ा सा नहीं बोलिए, पकड़ो इनसे बोलिए, हम क्वेश्चन बोल रहे। द टाइम्स, द लंदन, टाइम्स, डेली मिरर लंदन, 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 द टाइम्स, लंदन, द टाइम्स, लंदन, डेली मेल, डेली मिरर और डेली मेल लंदन, लंदन, डेली मिरर और डेली डेली मेल मेल, दोनों कहाँ है? लंदन, द टाइम्स, डेली मिरर और डेली मेल दोनों लंदन, कहाँ है? लंदन। द टाइम्स, डेली मिरर और डेली मेल कहाँ है? लंदन। ठीक ना। और एक है फाइनेंशियल टाइम्स, ये भी कहाँ है? लंदन। लंदन। फाइनेंशियल टाइम कहाँ है? लंदन। लंदन। फाइनेंशियल टाइम कहाँ है? लंदन। लंदन। तो किधर है? मेरे में नहीं दिया हुआ हुआ। अच्छा इंडिपेंडेंस, हाँ और इंडिपेंडेंस ये भी हो गया लंदन, गार्जियन भी हो गया लंदन, गार्जियन भी हो गया लंदन। तो द टाइम्स, डेली मिरर, डेली मेल और इंडिपेंडेंस और हो गया एक हो गया गार्जियन, ये सब हो गया कहाँ? लंदन हो गया। फाइनेंशियल टाइम कहाँ हो गया? लंदन हो गया। चलिए अगला देख लीजिए, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो समाचार पत्र कहाँ का है? पेरिस का। ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो इज्वेस्तिया मॉस्को। देखिए इन रूस का शहर का नाम देखिएगा, नाम रूस का शहर का नाम देखिएगा तो ऐसे नाम मिलेगा, वेस्तिया फेस्तिया यही सब रहेगा नाम, ठीक नाम। तो इज्वेस्तिया कहाँ है? मॉस्को। इज्वेस्तिया कहाँ का है? मॉस्को। इज्वेस्तिया कहाँ का है? इज्वेस्तिया डॉन है, कराची है, सुंदर लेकिन है नाम डॉन। डॉन कहाँ का है? कराची। डॉन कहाँ का है? डॉन कहाँ का है? द आइलैंड, आइलैंड कहाँ का है? कोलंबो। आइलैंड कहाँ का है? आइलैंड डॉन इज्वेस्तिया, इज्वेस्तिया ली फिगारो
ली फिगारो, ली फिगारो, ली फिगारो, डेली मिरर, डेली मिरर लंदन, डेली मिरर लंदन, द टाइम्स लंदन, गार्जियन लंदन, इंडिपेंडेंट लंदन, डेली मेल लंदन, फाइनेंशियल टाइम लंदन। याद रखिएगा। चलिए, ईस्टर्न सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन सिंगापुर। अल हरम, अल हरम, मर्डेका, 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 ये तो होइएगा। द हिंदू, चेन्नई, द हिंदू, अरे भारत का है, द हिंदू भारत, द हिंदू भारत। स्टार जोहान्सबर्ग, स्टार जोहान्सबर्ग, स्टार, स्टार जोहान्सबर्ग, स्टार हो गया जोहान्सबर्ग, स्टार हो गया जोहान्सबर्ग। मेनिचू सिबनू, अरे देखिए सिबनून फिमनू ये सब नाम देखिएगा ना, जापानी नाम है। मेनेची सिम्बून कहाँ का है? टोक्यो का। चलिए इधर आइए। डेली न्यूज, डेली मेल हो गया आपका लंदन, लेकिन डेली न्यूज हो गया, देखिए नाम है न्यूज न्यूयॉर्क, न्यूज न्यूयॉर्क, न्यूज न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिकन रोम, देखिएगा आप लोग मैप देखिएगा ना, तो रोम के मैप में लिखा होगा रिपब्लिकन, का लिखा रहेगा रिपब्लिकन, ठीक ना। तो ला रिपब्लिकन कहाँ का है? रोम का, ला रिपब्लिकन रोम। चलिए, पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क हो गया, बांग्लादेश ढाका हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम है इंडिया, खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम्स दुबई। चलिए, और कौन छोटा? लामांद, ली फिगारो बोले जो पेरिस, तब हाँ ली फिगारो पेरिस बोले थे। चलिए, स्पीडी अब दीजिए, स्पीडी दीजिए तो। यहाँ का स्पीडी जमा है। एग्जाम चल रहा है। हाँ